हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो कैबिनेट मिशन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, आज उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 के अंदर, और जो गवर्नमेंट थी आपकी ब्रिटेन में बैठी हुई फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी, और कौन उसको रूल कर रहा था तो विंस्टन चर्चिल कर रहे थे, टू लेबर पार्टी। पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, अब उससे लेके जो रास्ता जो तय किया हुआ था अप टू द लेबर पार्टी, जो कि क्लीमेंट एटली के टाइम पे बनी थी। अब एटली की गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल आ जाती है इफ़ कंपेयर टू द कंजर्वेटिव पार्टी, और इनका जो आइडिया था दैट वाज क्वाइट लिबरल। लिबरल का मतलब होता है व्हेन यू आर ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ आइडियाज़। तो इन्होंने डिमांड रखी इंडिया के लिए कि इंडियंस ठीक कह रहे हैं, इंडिया फॉर इंडियंस ओनली। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा है कि इंडिया को कब 1946 में, इसी वजह से इसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन। इसमें पूरी प्लानिंग बताई हुई थी। दो चीज़ें देखी थी, मेन दो ऑब्जेक्टिव थे इसमें। एक था टू डिवाइज अ मेथड टू ड्रॉ अप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए अरेंजमेंट्स कर दी जाए। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का मतलब है टेम्परेरी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन तो अभी 1952 में जाके होंगे, तो उससे पहले भी तो रूलिंग चल रही है। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पे पूरे मेथोडोलॉजी बता दी गई अंडर द कैबिनेट मिशन 1976। मेंबर्स कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के? तो सर पैथिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ द ट्रेड, A.V. अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी। प्रोविजंस क्या क्या थे? तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था अनडिवाइडेड इंडिया का, और फोकस किया था यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर। और जितने भी मेंबर्स होंगे इंटरिम कैबिनेट के, इंटरिम का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेरी कैबिनेट, तो इट वुड बी इंडियंस। तो सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस ही होंगे। जितने भी सब्जेक्ट थे, रेजिड्यूरी पावर्स को अगर स्किप कर दें तो जो प्रिंसली स्टेट्स होंगी वो प्रोविंसेस में ही अपनी पावर को शो करेंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। और मेंबरशिप जो होगी कॉमनवेल्थ की वो ऑप्शनल बना दिया गया है इंडिया के लिए, कि आपके पास ऑप्शन है वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ और नॉट। और जो प्रोविंसेस थे उनको राइट टू फॉर्म अ यूनियन, ये चीज़ ग्रांट कर दी जाती है कि वो आपस में अपने यूनियन बना सकते हैं। और जो प्रोविंसेस होंगे वो भी फ्री रहेंगे कि वो अपना ग्रुप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आज के हिसाब से अगर बात करें तो आर्टिकल 19 था ये। प्रिंसली स्टेट्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स को रिटेन करेगी, और जितनी भी रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो भी उनको मिलेंगे। अभी आपको मे भी कईयों को लगे रेजिड्यूरी पावर क्या थी, तो हम पढ़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर आता है आपके शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बनना है ना, हम तो 1946 में है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी इंडिपेंडेंट होने के बाद बनना शुरू होएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन उसको लगने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले की बात करी गई हैं। और अनडिवाइडेड इंडिया की इन्होंने बात करी, दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में तो पहले पाकिस्तान वाला पोर्शन भी था, तो पाकिस्तान विल बी एक्टिंग लाइक अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली एज पर कैबिनेट मिशन 1946। और आपको पता है इस वाले पॉइंट के अगेंस्ट मुस्लिम लीग चला जाता है, बिकॉज उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि हमें ना सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें तो सेपरेट कंट्री ही चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके बाद प्रोविंसेस की क्लासिफिकेशन कर दी गई ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में। ग्रुप 1 के अंदर आ गए आपके कौन कौन से पोर्शन? एक आ गया मद्रास वाला, एक आ गया यूनाइटेड प्रोविंस वाला, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे वाला हिस्सा, इधर बिहार और उड़ीसा वाला पार्ट। इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आपको जनरली नॉर्थ वेस्ट वाले एरियाज़ मिल जाएंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और यहाँ पे बलूचिस्तान आज ये पूरा एक्सटेंड है। अब एक बलूचिस्तान है, एक बलूचिस्तान है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में रिस्पेक्टिवली। तो उस टाइम पे तो ये एक्सटेंडेड था यहाँ तक, तो बलूचिस्तान वाला एरिया, सिंध आ गया, और साथ में पंजाब आ गया। पंजाब आपको पता है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। देन आता है ग्रुप 3, मतलब पार्टीशन के टाइम पे ही पंजाब वाला पार्ट चला गया था, आधा पाकिस्तान में और थोड़ा इधर आधा रह गया इंडिया वाली साइड में। देन कम्स ग्रुप 3। ग्रुप 3 में आता है असम एंड बंगाल, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब रिस्पांस क्या आया कैबिनेट मिशन प्लान का? तो आईएनसी ने पहले देखो क्या बोला, इट एक्सेप्टेड द स्कीम रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पॉइंट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और इन्होंने एक चीज़ रिजेक्ट भी कर दी, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ इंडिया इन स्मॉल स्टेट। अब यहाँ पे बार बार वर्ड यूज़ हुआ है ना प्रोविंस,
बाद में हम देखेंगे कि प्रोविंसेस को हम इकट्ठे करके स्टेट्स बनाने वाले हैं। तो इनका ये वाला आइडिया जो था रिजेक्टेड किया था कैबिनेट मिशन का, दैट जो स्मॉल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम नहीं करेंगे। बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इस चीज़ को, कि स्मॉल स्टेट्स के अंदर हम इंडिया को डिवाइड करेंगे, इंटरनल डिविजन्स। और इसके अलावा जो डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन थी मुस्लिम लीग की इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंशन नहीं करा गया था, उसको भी ये आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं। मुस्लिम लीग के हिसाब से इन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। हाउएवर व्हेन लीग रियलाइज दैट कैबिनेट मिशन हैज़ एक्चुअली टर्न डाउन द डिमांड टू क्रिएट अ पाकिस्तान, इट रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन। क्योंकि ऊपर बात ही किसकी करी गई थी, अनडिवाइडेड इंडिया की। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अ यूनियन ऑफ इंडिया ओनली। तो वो चीज़ की वजह से कैबिनेट मिशन 1946 को पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है। नाउ इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 1946 में ही। तो जुलाई 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करा जाता है लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे। सबको यहाँ पे ओपनली अलाउ नहीं किया गया था, तो लिमिटेड फ्रेंचाइज ओपन थी, सारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। आईएनसी ने 208 सीट्स को कैप्चर किया आउट ऑफ 296 जनरल सीट्स। जनरल सीट्स थी टोटल कितनी थी, 296, जिसमें से 208 सीट्स अचीव करी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और जो बाकी मुस्लिम लीग थे उन्होंने 73 सीट्स जीती, जबकि 78 रिजर्व भी थी फॉर द मुस्लिम। तो रिजर्व में से 73 जो है वो मुस्लिम लीग को ही जाती हैं। असेंबली के अंदर 296 इलेक्टेड मेंबर्स थे, 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज में से थे, एंड 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। और जो 193 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, और 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे तैयार हो जाती है। हैंसफोर्थ जुलाई 29, 1946 जो लीग था उन्होंने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन लाया जाए अगस्त मंथ 1946 में। और इसी वजह से जो 16 अगस्त 1946 है इसको एज अ डायरेक्ट एक्शन डे भी बोला जाता है। फॉर्मेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ईयर है यहाँ पे 1946। फर्स्ट मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब हो रही है, तो 9 दिसंबर 1946 में। किसने करी, तो विद सच्चिदानंद सिन्हा एज द इंटरिम प्रेसिडेंट, टेम्परेरी पीरियड के लिए ये प्रेसिडेंट रहे। और ऑन 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट बाय द असेंबली। तो इंटरिम अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, पर अगर बाद में ऑफिशियली इलेक्ट होके कौन आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। डॉक्टर BN राव ये कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र बनते हैं, और इन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट दे दिया था एट द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ 1947। ड्राफ्ट किस चीज़ का दिया था, कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन रहेगी। और इससे भी पहले 1947 के जनवरी मंथ में नेहरू जी क्या लेके आए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 की अगर बात करें तो ये देखो जवाहरलाल नेहरू, अभी जनवरी मंथ में पकड़ाएंगे, ये आ गया, और ये पास हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। इसके बाद 1947 में ही BN राव, जब PM नेहरू अभी तो नहीं बनेंगे अभी तो 1952 में जाके, पहले गवर्नमेंट को जो सेटअप किया था वो ब्रिटिशर्स ने ही किया हुआ था। तो PM लेके आते हैं जनवरी मंथ के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, वो पास होते हैं जाके जनवरी मंथ के अंदर। फिर BN राव जो है वो ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और जो प्रीएम्बल था वो बाद में इनकॉर्पोरेट करा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया तैयार हो जाती है। अब देखो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो भी क्रिएट करी गई थी, क्यों, ताकि जो पाकिस्तान जो उन्होंने डिमांड रखी हुई है कि हमें भी अपना सेपरेट नेशन बनाना है, तो इनकी कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसको भी ध्यान में रखा गया। तो 26 नवंबर 1949 की बात है, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, पूरी तरह से रेडी था। इसी वजह से 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। पर जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे सिटीजनशिप वाला आइडिया जो था वो तो पहले ही हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ था, यूनियन एंड स्टेट पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। पर ऐसा क्या हुआ कि हम थोड़े दिन वेट करते हैं और 26 जनवरी 1950 को जाके खुद को सॉवरेन रिपब्लिक बोलते हैं। द रीज़न बिहाइंड पूर्ण स्वराज, याद करो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी उसके लिए डिसाइड हुई थी डेट 26 जनवरी 1930, यानी कि 20 साल पहले की डिसाइड हुई थी। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमने बोला खुद को कि दैट वी आर सॉवरेन रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब है संप्रभुता, जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपके
किसके, जो पहले चल रही थी डिमांड, कौन से वाली डिमांड की, जो कम्युनिकेशन है, फॉरेन रिलेशंस हैं, और जो आपके जितने भी ट्रेड ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो किसके अंडर रहेंगी, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो ये सॉवरेन का मतलब है कि फॉरेन पावर्स इंटरफेयर नहीं करेंगी जब इंडिया अपने डिसीजंस लेगा। उसके अलावा रिपब्लिक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, और इलेक्ट कैसा होता है इनका मेथड, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेथड हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो आंसर विल बी नो। कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, तो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, और आपकी आती है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा। तो सारे नहीं जाते, यही लोग जाते हैं, और इनको तो हमने ही करा है ना एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट, तो इस ये पूरा प्रोविजन रहता है प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट हैं ये इलेक्ट होके आएंगे, ना कि इनहेरिटेड तरीके से आएंगे। इनहेरिटेड का मतलब है कि इनके फादर साहब अगर प्रेसिडेंट थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़का होगा आगे लड़की होगी वो भी प्रेसिडेंट ही बनेंगे, नो। यहाँ पे नो इनहेरिटेंस वाला फॉर्मूला चलेगा, तभी तो वर्ड आया रिपब्लिक। 26 नवंबर को हमने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था सिंस 2015। अब हमेशा से ही नहीं था, 2015 से ये चीज़ हुई है। और किसने नोटिफिकेशन दिया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब उससे पहले क्या हुआ करता था, 2015 से पहले भी तो कोई डे था, तो कौन सा था, नेशनल लॉ डे था। तो नेशनल लॉ डे बिफोर 2015, और 2015 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब फाइनली इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है अपनी, 1946 फॉर्म हो जाती है फाइनली सितंबर मंथ के अंदर 1946 आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट जो हमने बनाई थी। तारीख है अक्टूबर 13, 1946, जब मुस्लिम लीग डिसाइड करता है टू ज्वाइन इंटरिम गवर्नमेंट, ताकि जो मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं वो भी सेफ रहें। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कैबिनेट जो मिशन आया था 1946 का, उसकी वजह से झटका लग गया था, इसी वजह से ये आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर। अब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखोगे अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट, तो कौन कौन थे, तो एक तरफ आपको ऑफिस का नाम मिलेगा और दूसरी तरफ नेम आ जाएगा। तो अब 1947 के लिए बन रही है ये, तो वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस टाइम पे हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कमांडर इन चीफ हैं सर क्लाउडे ऑकिनलेक ब्रिटेन के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी पॉलिसीज एंड स्कीम्स बनाएगा वो कौन बनाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो जवाहरलाल नेहरू। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे यहाँ पे वो कौन रहेंगे, तो मिनिस्टर रहेंगे वो हैं वल्लभ भाई पटेल। और एग्रीकल्चर एंड फूड के राजेंद्र प्रसाद। कॉमर्स के आई चुंद्रीगर, और एजुकेशन एंड आर्ट्स के सी राजागोपालाचारी। डिफेंस के आ जाएंगे बलदेव सिंह। फाइनेंस के आएंगे लियाकत अली खान। हेल्थ के आएंगे गजनफर अली खान। इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ के आ जाएंगे जॉन मथाई। और लेबर के आएंगे जगजीवन राम। लॉ के आएंगे जोगेंद्र नाथ मंडल। और पोस्ट एंड एयर के आ जाएंगे अब्दुल रब निश्तर। रेलवे एंड कम्युनिकेशन के आएंगे AR निश्तर। उसके अलावा वर्क माइंस एंड पावर के आ जाएंगे CH भाभा। तो दैट्स हाउ ये सारा कैबिनेट मिशन हमारा बना। अब हम देखेंगे फ्री इंडिया के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फ्री इंडिया और साथ में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो 1947 वाला ईयर हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पे टच होएगा आपका अगस्त से पहले का और बाद का, यानी कि अगस्त 1947 के बाद का टाइम पीरियड, वो शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द लेक्चर तो डू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नए हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।